अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक जिसमें हम ये अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो इदारे हैं जो टेस्ट लेते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट के लिए, उसमें ज़्यादातर जो है वो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड के जनरल नॉलेज और पाकिस्तान की जनरल नॉलेज। लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो प्योरली क्लर्क बेस्ड, क्लर्क वाइज, क्लर्क के प्रोसेस के हिसाब से आपको एमसीक्यूज़ देते हैं। तो इस आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन्हीं एमसीक्यूज़ पर फोकस करेंगे जो ख़ास तौर पर क्लर्क के लिए या असिस्टेंट के लिए या फिर सुपरिटेंडेंट के लिए जो है ज़रूरी होते हैं। जैसे कि ऑफ़िस में क्या प्रोसेस होता है, ऑफ़िस की फ़ाइल्स की किस तरह से कैटेगराइजेशन करते हैं एंड सो ऑन। तो इस लिहाज से जो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू है वो है टैपल इन ऑफिस प्रोसीजर। इस एक ऑफ़िस का एक प्रोसीजर है जो कि मोड ऑफ ऑफिस प्रोसीजर कहलाता है, एमओपी। तो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, उसके अंदर ऑफ़िस के हिसाब से पूरे एक प्रोसीजर इनपुट हुआ है कि ऑफ़िस में तमाम मामलात किस तरीके से किए जाएंगे, जिसमें एक टर्म है टैपल। ऑफिस प्रोसीजर के अंदर टैपल जो है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि तमाम कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन द ऑफिस विच आर ऑफिशियल, चाहे वो ऑफिशियल हों, चाहे अनऑफिशियल हों, चाहे डेमी ऑफिशियल हों, लेकिन रजिस्ट्री से पहले यानी कि रजिस्टर होने से पहले उन तमाम कम्युनिकेशंस को हम बोलते हैं टैपल। ठीक है, यानी कि अब चाहे वो ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो या डेमी ऑफिशियल क्या होता है मैं अभी आपको जाके समझाऊंगा, लेकिन इतना याद रखें कि ऑफिस की तमाम कम्युनिकेशन रजिस्ट्री से पहले टैपल कहलाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कम्युनिकेशन बिफोर रजिस्ट्री, यानी कि नंबर 1। सिमिलरली नंबर 2, करंट इन ऑफिस प्रोसीजर इज़ डैश। तो ऑफिस प्रोसीजर के अंदर जो करंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? करंट से मुराद यहाँ पर स्टूडेंट्स ये नहीं है एस्पिरेंट्स के यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हो। ऑब्वियसली ऑफिस प्रोसीजर के अंदर एक अलग लैंग्वेज होती है, अलग टर्म्स होते हैं, और उसमें करंट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन द ऑफिस, जब कम्युनिकेशन ऑफिस में रिसीव्ड हो, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए विद द डेटेड सील, और उस पर डेट डली हुई हो, सील लगी हुई हो डेट के साथ, एंड नंबर इज़ कॉल्ड द करंट, और उस साथ में नंबर भी हो, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, यानी कम्युनिकेशंस रिसीव्ड हो गई हैं और उनके ऊपर सील लगी हुई है, डेट लगी हुई है और नंबर डला हुआ है, तो इसका मतलब अब वो कम्युनिकेशन हमारे लिए क्या बन जाएगी? करंट बन जाएगी। और वो जो नंबर असाइन किया जाता है करंट को, उसको हम कहते हैं करंट नंबर। ठीक हो गया, तो इसका सही आंसर क्या है? कम्युनिकेशन विद डेटेड सील एंड नंबर। अनदर वन इज़ केस। ऑफिस प्रोसीजर में केस से मुराद क्या होता है इसको देख लेते हैं। अ केस कंसिस्ट ऑफ करंट फाइल। ठीक है ना, केस जो है वो एक मजमू है जिसमें करंट फाइल मौजूद होती है, नोट फाइल मौजूद होती है और प्रीवियस पेपर्स मौजूद होते हैं या फिर बुक्स मौजूद होती हैं रेफरेंस देने के लिए, हवाला देने के लिए। यानी कि केस जो है वो सिंगल फाइल पर कंसिस्ट नहीं करता, बल्कि इसमें करंट फाइल, नोट फाइल और प्रीवियस पेपर्स और बुक्स की तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो क्या है? करंट या फिर नोट फाइल फॉर रेफरेंस के लिए करंट और नोट फाइल वगैरह इसमें शामिल होती हैं। तो इस कंप्लीट पैकेज को हम कहते हैं केस। ठीक हो गया, ऑफिस प्रोसीजर के अंदर। सिमिलरली करंट फाइल इन ऑफिस प्रोसीजर इस यहाँ पे क्या था? केस। अब क्या बात की जा रही है? करंट फाइल की। तो करंट फाइल से मुराद क्या है यहाँ पर? करंट फाइल इज़ डेट पार्ट ऑफ अ केस। केस का वो पार्ट जिसमें पेपर्स हों, जो जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ पेपर रिसीव, ड्राफ्ट्स ऑफ इंटरिम रेफरेंसेस, रिप्लाइज देयर टू एंड ड्राफ्ट टू फाइनल ऑर्डर इशूड। ठीक है ना, तो बेसिकली जो आखिरी फाइनल ऑर्डर इशू का जो ड्राफ्ट बनेगा बेसिकली उसे हम करंट फाइल कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ड्राफ्ट ऑफ फाइनल ऑर्डर इशूड। तो करंट फाइल बेसिकली होती है करंट फाइल। यहाँ इट इज़ नॉट करंट, इट इज़ करंट फाइल। ठीक है ना, अगर हम बात करें सिर्फ करंट की, तो सिर्फ करंट क्या है? हमने यहाँ पर पढ़ा सिर्फ करंट क्या है स्टूडेंट्स? रिसीव इन ऑफिस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्शन डेटेड सील वगैरह के साथ और डेट के साथ, ऐसी कम्युनिकेशन को हम करंट कहते हैं। जबकि करंट फाइल जो है वो तब्दील है, उसमें कुछ चेंजेस हैं। और करंट फाइल क्या है? उसमें एक से ज़्यादा पेपर्स होते हैं और बेसिकली वो एक ऐसा ड्राफ्ट होता है जो फाइनल ऑर्डर को इशू करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो करंट फाइल और करंट में यकीनन आपको जो है वो पता चल गया होगा क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, हाउ शुड अ करंट फाइल्स बी अरेंज। जो करंट फाइल होती हैं एक से ज़्यादा होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम।
और तो इसका आंसर ये, इट इज़ अरेंज क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है तारीख के लिहाज से, यानी कि सबसे ऊपर आज की तारीख, उससे नीचे कल की तारीख, उससे नीचे परसों की तारीख, इस तरह से रखेंगे टॉप टू बॉटम। तो यानी कि सबसे ऊपर जो है वो आज की तारीख होगी, उससे नीचे उसके नीचे की तारीख, उससे नीचे उसकी तारीख, इस तरह से चलती रहेगी। टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट होती है क्रोनोलॉजिकली तारीख के लिहाज से। नेक्स्ट इज नोट फाइल इन ऑफिस प्रोसीजर इज। ऑफिस प्रोसीजर के अंदर नोट फाइल क्या चीज़ होती है, तो नोट फाइल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन मौजूद। नोट फाइल इज दैट पार्ट ऑफ अ केस विच कंटेन्स द नोट्स रिटन बाय क्लर्क्स, जिसमें क्लर्क्स के लिखे हुए नोट्स मौजूद होते हैं और डायरेक्टर के और ऑफिसर्स के भी नोट्स मौजूद हों, ऐसी फाइल को हम कहते हैं नोट फाइल। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज डिस्पोजल इन ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर में डिस्पोजल नाम की एक टर्म है, उसको हम किसी क्या कहते हैं, डिस्पोजल इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनल डिसीजन। जो फाइनल डिसीजन हेड ऑफ ऑफिस लेता है उसकी स्टेटमेंट को हम डिस्पोजल कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ डिस्पोजल से मुराद बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम डिस्पोज कर रहे हो, नो। इन द ऑफिस प्रोसीजर डिस्पोजल टर्म बेसिकली इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन जो कि हेड ऑफ द ऑफिस किसी भी केस पर ले, तो इस उस फाइनल डिसीजन को हम क्या कहते हैं, डिस्पोजल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनल डिसीजन। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज बैक फाइल इन ऑफिस प्रोसीजर इज डैश। तो यहाँ पर बैक फाइल से मुराद क्या है, द डिस्पोजल्स कंटेनिंग डिसीजंस ऑलरेडी टेकन पुट अप फॉर रेफरेंस टू प्रोसेसिंग फ्रेश केसेस आर कॉल्ड बैक फाइल्स। ऐसे डिस्पोजल्स जिनमें ऑलरेडी डिसीजन मौजूद हों लेकिन उनको दोबारा उठाया जाए फ्रेश केसेस को सॉल्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो फाइल्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, बैक फाइल्स कहलाती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ का आंसर क्या होगा, डिस्पोजल फॉर रेफरेंस टू प्रोसेस फ्रेश केसेस। नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग इन ऑफिस प्रोसीजर इज डैश। तो ऑफिस प्रोसीजर में ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन विच इज़ प्रपोज टू बी इशू। कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन, जो भी कम्युनिकेशन हम इशू करने लगे हैं उसकी प्रिपरेशन को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग करने का मकसद बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन को तैयार करना इशू कर प्रपोज करने के लिए। तो इसका आंसर आ गया प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ अराइजिंग रेफरेंस इन ऑफिस प्रोसीजर इज़। तो अराइजिंग रेफरेंस क्या है जनाब, एनी रेफरेंस इशूड फ्रॉम द ऑफिस विच ओरिजिनेट्स द फाइल। ऐसा कोई भी रेफरेंस जो कि ऑफिस से इशू हो और वो बेसिकली फ़ाइल को ओरिजिनेट करे, यानी कि फ़ाइल की शुरुआत वहाँ से हो, तो ऐसे रेफरेंस को हम कहते हैं अराइजिंग रेफरेंस, जो कि शुरुआत करता है किसी भी फाइल की। तो बेसिकली इसका आंसर ये आ गया, रेफरेंस विच ओरिजिनेट द फाइल, इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ फ्लैगिंग इन ऑफिस प्रोसीजर इज़ डैश। ऑफिस प्रोसीजर में फ्लैगिंग किसे कहते हैं, तो फ्लैगिंग इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ अटैचिंग टू द टॉप ऑफ द पेपर्स के टॉप पर अटैच करना रेफरेंस के लिए। स्लिप्स, वो स्लिप्स जिनको हम पुट करते हैं टॉप ऑफ द पेपर्स विद अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, यानी कि A to Z अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हम स्लिप्स जो है वो उसमें पेस्ट करते हैं किसी भी पेपर के टॉप पर रेफरेंस के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लैगिंग। तो बेसिकली यहाँ पर अटैचिंग स्लिप्स टू द टॉप ऑफ द पेपर इज़ इट इज़ द प्रोसेस विच वी कॉल्ड फ्लैगिंग। सो द करेक्ट आंसर इज़ अटैचिंग स्लिप्स टू द टॉप ऑफ द पेपर्स। अगर आप नोट करें तो अब अभी तक हम जितने भी MCQs की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें यही नज़र आ रहा है कि ये तमाम चीज़ें ऑफिस से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली जो क्लर्क्स होते हैं चाहे वो किसी भी इदारे में जाएं तो उनका काम यही होता है फाइल्स को देखना, फाइल मेंटेन करना, रजिस्ट्री को देखना। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर तमाम वही MCQs यहाँ पर आपके लिए रखे हैं जो एक क्लर्क को, चाहे वो अपर डिवीज़न हो या लोअर डिवीज़न हो, उसको ये तमाम चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। टेस्ट में नहीं तो ये आपको इंटरव्यू में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज़ लिंकिंग इन ऑफिस प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर के अंदर लिंकिंग किस चीज़ को कहते हैं, तो लिंक का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। बेसिकली अगर हम यहाँ देखें, व्हेन वन केस हैज़ रेलेवेंस इन रिलेशन टू अनदर केस, जब एक केस का जो है वो दूसरे केस से बहुत मिलते जुलते मामलात हों तो दोनों केसेस को हम एक साथ सबमिट कर देते हैं और एक साथ सबमिट करने को हम कहते हैं लिंकिंग ऑफ फाइल्स। तो बेसिकली जब दो केसेस हों, दोनों के रिलेशन एक दूसरे से मिलता जुलता हो और दोनों को आप मिलाकर सबमिट कराएं तो इस चीज़ को हम कहते हैं लिंकिंग ऑफ फाइल्स। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सबमिटिंग 2 or more केसेस टुगेदर। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर, सबमिटिंग 2 or more केसेस टुगेदर इज़ कॉल्ड लिंकिंग।
नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्री इन ऑफिस प्रोसीजर इज़ ऑफिस प्रोसीजर में रजिस्ट्री करने का मतलब क्या होता है। रजिस्ट्री अ पेपर इज़ सेड टू बी रजिस्टर्ड, कोई भी पेपर इस वक्त रजिस्टर्ड कहलाएगा व्हेन इट इज़ गिवन अ करंट नंबर, जब उसको करंट नंबर मिल जाएगा और उसमें यकीनन PR तक जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट के साथ वहाँ जमा हो जाएगा। तो ऐसे पेपर को हम कहते हैं कि अब इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो रजिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, जहाँ पर आप पेपर के अंदर करंट नंबर डलवाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट पुट करते हैं। डेमी ऑफिशियल, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा डेमी ऑफिशियल किसे कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद यहाँ पर कम्युनिकेशन ही है। तो डेमी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिकली एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है व्हेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉरेस्पॉन्ड विद ईच अदर, जब एक दूसरे से गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करें, या फिर किसी मेंबर ऑफ द पब्लिक से एडमिनिस्ट्रेटिव से करें, या फिर ऑफिशियल मैटर्स को सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है विदाउट ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जब ये तमाम काम होंगे तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं डेमी ऑफिशियल। ठीक है, तो बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस विदाउट ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली यहाँ पर डेमी नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल है, तो यहाँ वहाँ पर विदाउट ऑफिशियल फॉर्मेलिटी था, यहाँ पर विद ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है और यहाँ लिखा हुआ भी होगा। क्वेश्चन में भी द पब्लिक रिकॉर्ड रिगार्डिंग द क्वेश्चन डिस्कस्ड अकॉर्डेंस विद सर्टेन फिक्स्ड रूल्स। फिक्स्ड रूल्स आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ऑफिस फॉर्मेलिटी को जो है वो फिलअप करना होगा। उसको देखकर ही अपनी तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस, चाहे वो किसी के साथ भी हो, प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ हो या गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ हो, आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, डेट इज़ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट इज सेक्शन इन ऑफिसेस। जो ऑफिस होते हैं उसमें सेक्शन किस चीज़ को कहते हैं, तो बेसिकली द माइनर डिवीजन ऑफ द ऑफिस, एक ऑफिस का एक छोटा डिवीजन बना दें आप, इसके अंदर सुपरिटेंडेंट मौजूद हो और एक या एक से ज़्यादा क्लर्क मौजूद हो, ऐसी जगह को हम कहते हैं सेक्शन। तो बेसिकली माइनर डिवीजन्स विद सुपरिटेंडेंट इज़ कॉल्ड सेक्शन इन द ऑफिस। ओके, टैगिंग इन ऑफिस, टैगिंग किसे कहते हैं, तो बेसिकली द करंट एंड इट्स इनक्लोजर्स आर पंच्ड एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड अ टैग इज़ पास थ्रू द होल। अच्छा, होल करते हैं, उसमें एक टैग पास कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैगिंग। तो सिंपल टैगिंग करने का मतलब होता है टैग लगाना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मेमोरेंडम इन ऑफिस। ऑफिस प्रोसीजर में मेमोरेंडम किसे कहते हैं, तो बेसिकली मेमोरेंडम जो है एक फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप लेटर लिखते हैं या फिर प्रोसीडिंग फॉर्म्स बनाते हैं या मेमोरेंडम फॉर्म बनाते हैं या इंडोर्समेंट फॉर्म बनाते हैं या डेमी ऑफिशियल या सर्कुलर फॉर्म या यू नोट फॉर्म 8 बनाते हैं या ऑफिस ऑर्डर फॉर्म बनाते हैं या फिर टेलीग्राम या फिर फैक्स करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेमोरेंडम फॉर्म भी फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की एक हिस्सा है। तो बेसिकली हम इसका सही आंसर लगाएंगे, इट इज़ मेमोरेंडम इज़ इन ऑफिस प्रोसीजर इज़ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि याद रखना फ़ौरन से थोड़ा मुश्किल है। बेसिकली डिस्पोजल्स जो होते हैं, डिस्पोजल हमने क्या कहा था, फाइनल डिसीजंस जो डायरेक्टर लेते हैं उन्हें हम डिस्पोजल कहते हैं। डिस्पोजल की डिफरेंट काइंड्स हैं। ऐसा डिस्पोजल जिसे कहा जाता है आर डिस्पोजल, एक होते हैं डी डिस्पोजल, एक होते हैं के डिस्पोजल, एक होते हैं एल डिस्पोजल, एन डिस्पोजल एंड एफ डिस्पोजल। आर डिस्पोजल्स वो डिस्पोजल्स होते हैं जिनको परमानेंटली रिटेन रखा जाता है, कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं किया जाता। ठीक है, एंड द डी डिस्पोजल जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टू बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। के डिस्पोजल इज़ टू बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 3 ईयर्स, के डिस्पोजल को जो है वो 3 साल बाद जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। एल डिस्पोजल, जिनके ऊपर एल डिस्पोजल लिखा होगा उनको लॉन्च कर देंगे, इंदराज कराएंगे उनका और उनको 1 साल बाद जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बेसिकली अगर हमें इन चीज़ों को याद रखना होगा, आर डिस्पोजल परमानेंटली रिटेन रहते हैं, डी डिस्पोजल जो है वो 10 साल बाद डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, के डिस्पोजल जो है वो 3 साल बाद और एल डिस्पोजल जो है वो 1 साल बाद डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। जबकि एन डिस्पोजल आर दोज टू बी सेंड आउट इन ओरिजिनल, नीड नॉट टू बी रिटेन, और एन डिस्पोजल्स को जो है वो ओरिजिनली भेज दिया जाता है और अपने पास रखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है ना, उसकी कॉपी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ओरिजिनली उनको हम भेज देते हैं। और एफ़ डिस्पोजल्स आर दोज डेटा टू बी फिल्ड। अच्छा, एफ़ डिस्पोजल जो हैं वो होते हैं जिनको फ़ाइल किया जाता है, फिल्ड नहीं, ये फ़ाइल है, तो उनको फ़ाइल करना ज़रूरी है और उनके ऊपर मार्क करना है। अगर आप उसके ऊपर एक्स मार्क करेंगे तो उसको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पर XN मार्च करेंगे तो डू नॉट रजिस्टर बट रिटर्न इन ओरिजिनल, तो रिसीव करने वाला उसको रजिस्टर नहीं करेगा लेकिन उसको रिटर्न कर देगा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर।
और XL लिखा हुआ है तो उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, मगर लॉज्ड कर देंगे, उसका इंदराज कर लेंगे, लेकिन रजिस्टर नहीं करेंगे। रजिस्टर का मतलब होता है करंट नंबर डालना, तो आप इस पर करंट नंबर नहीं डालेंगे, सिर्फ उसका अपने रजिस्टर के अंदर इंदराज करेंगे। तो इस चीज़ को आपने अपने पास सेव कर लेना है, लिख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़, अब यहाँ की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इसके MCQs का आंसर लगाएंगे। अगर आप गौर करें तो आर डिस्पोजल रिटेन टू बी परमानेंट, तो यहाँ पर आ गया आर टाइप ऑफ डिस्पोजेबल इज़ टू बी रिटेन परमानेंटली, ऑब्वियसली, तो इसका करेक्ट आंसर है रिटेन परमानेंटली। आर के बाद है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है डिस्पोजल की डेफिनेशन लिखी हुई है। डी टाइप ऑफ डिस्पोजेबल इज़ टू बी, ऑब्वियसली यहाँ पर 10 ईयर्स आएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रॉयड कर दिया जाएगा 10 साल बाद। एंड द नेक्स्ट वन इज़ के टाइप, तो के टाइप को जो है वो 3 साल बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड द लास्ट नॉट सॉरी एल, नेक्स्ट इज़ एल टाइप ऑफ डिस्पोजल, उनको 1 साल बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, 1 साल तक का वक्त होता है। उसके बाद है डैश मीन्स कैटेगराइजेशन ऑफ फाइल्स इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द पीरियड फॉर विच दे शुड बी प्रिजर्व। तो बेसिकली यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कैटेगराइजेशन ऑफ फाइल्स, तो बेसिकली कैटेगराइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब वो डिपेंड किस पे करती है, ऑन द पीरियड फॉर विच दे शुड बी प्रिजर्व, कितने सालों के लिए उनको प्रिजर्व रखना है, इस हिसाब से उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटेगराइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डैश मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स इनटू सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। अच्छा जी, ऑब्वियसली यहाँ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो 2 तरीक़ों से हो सकती है, यानी कि एक सीक्रेट और एक कॉन्फिडेंशियल। तो इसको फाइलों को सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल में अलग अलग क्लासीफाई करने को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ फाइल आफ्टर एक्शन ऑन ऑल इशूज़ कंसिडर्ड ऑन इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है वो सही आंसर है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है फ़ाइल को क्लोज़ कर देना, लेकिन कब, जब तमाम इश्यूज़ जो कंसीडर किए गए हैं उन पर तमाम एक्शन कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद फ़ाइल को क्लोज़ कर देना कहलाता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर रिकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इज़ अ डैश मीन्स प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स स्लिप फॉर ईच फाइल। यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है और बड़ा इंडेक्स भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज डैश मीन सॉर्टिंग आउट एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ दोज रिकॉर्ड विच हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी एंड नीड नो लॉन्गर बी प्रिजर्व एंड रिटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अच्छा जनाब, ऐसे जो रिकॉर्ड्स हैं जो उनका अब टाइम पूरा हो चुका है, तो अब उनको आपने तबाह करना है, ताकि क्योंकि उनको मज़ीद प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो आप उन्हें क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस डिस्ट्रॉइंग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग, WEEDING। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर वीडिंग है। ओके जी, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो कैटेगराइजेशन ऑफ फाइल्स की कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं। वो रिकॉर्ड्स जो कि परमानेंटली रहेंगे उन्हें हम कैटेगरी ए में डालते हैं। वो रिकॉर्ड्स जो 10 से 20 साल तक प्रिजर्व रखने की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम कैटेगरी बी में डालते हैं। वो रिकॉर्ड्स जिनको 3 से 9 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं उन्हें हम कैटेगरी सी में डालते हैं। और वो रिकॉर्ड्स जिन्हें हम कम से कम 3 साल से कम बस 3 साल से ज़्यादा नहीं, उनको हम कैटेगरी डी में डालते हैं। अगर हम स्लाइड पर जाएँ, लेट जी ओके, यहाँ से पॉइंटर ऑप्शन को हम बंद करते हैं। अगर स्लाइड पर जाएं, यहाँ पर देखें अगर, तो ड्यूरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल रजिस्टर जो है, ओके 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 रेफरेंस, ठीक है जी। तो अच्छा, हम वहाँ पर भी मैं आपको लेकर जाऊँगा। पहले मैं यहाँ लेज़र पॉइंटर ले आऊँ, पॉइंटर ऑप्शन लेज़र पॉइंटर। तो आपने इस चीज़ को जो है अपने पास लिखना ना है, एक स्क्रीन शॉट ले लें या अपने पास लिख लें। कैटेगरी ए की फ़ाइल जो हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड्स को कहते हैं। कैटेगरी बी की फ़ाइल जो हैं वो 10 से 20 साल प्रिजर्व रहती हैं। कैटेगरी सी की फ़ाइल जो है वो 3 से 9 साल तक, और कैटेगरी डी की फ़ाइल जो है वो 3 साल से कम की ड्यूरेशन के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इन ऑफिस प्रोसीजर परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली कैटेगरी ए। नेक्स्ट इज़ डेट शुड बी फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स, तो 10 से 20 साल के लिए तो ऑब्वियसली कैटेगरी बी है। और 3 to 9 ईयर्स कैटेगरी सी है, और लेस दैन 3 ईयर्स कैटेगरी डी है। तो इसको स्टार्ट, अब नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करने से पहले अगर मैं यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें बताना चाहूँ, तो कुछ ऐसी फाइल्स या कुछ ऐसी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जिनका हमें ड्यूरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स पता रखना हो, तो याद रखिए फ़ाइल रजिस्टर जो होती है वो परमानेंटली अपने पास जमा रहती है। परमानेंट जमा होने का मतलब ये कैटेगरी ए से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। सेक्शन डायरी जो है वो 5 साल,
5 साल का मतलब ये है कि ये 3 से 9 साल के दरमियान में, इसका मतलब इनका ताल्लुक कैटेगरी सी से है। डेक बुक जो है वो 3 साल तक प्रिजर्व रहती है, यानी कि ये कैटेगरी डी से है, क्योंकि कैटेगरी डी में 3 और 3 से कम साल के दौरान हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से रेफरेंस में ले जाता है, लेकिन मैंने आपको तमाम चीज़ें दिखा दी हैं। फाइल रजिस्टर इस कैटेगरी डैश रिकॉर्ड। अच्छा, फाइल रजिस्टर जो है बेसिकली वो परमानेंट रहती है, तो इसलिए इनको कैटेगरी ए में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कैटेगरी ए जो है वो परमानेंट की होती है। नेक्स्ट इज़ डेक बुक। डेक बुक इस कैटेगरी डैश रिकॉर्ड। अगर डेक बुक की बात करें, हम पीछे जाएँ तो डेक बुक कितने, 3 साल। 3 साल का मतलब है कि ये कैटेगरी डी के अंदर आएगी। अगर आपने वो चार्ट अपने पास स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर अपना लिख लिया है, तो आप देख सकेंगे कि कैटेगरी डी की फाइल्स वो होती हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होते हैं, और डेक बुक भी वो फाइल है जिनको हम 3 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। सो द करेक्ट आंसर इज़ फॉर दिस MCQs इज़ कैटेगरी ऑब्वियसली कैटेगरी डी। नेक्स्ट इज सेक्शन डायरी। सेक्शन डायरी रजिस्टर इस कैटेगरी डैश रिकॉर्ड। तो हम पीछे जाके देखते हैं, सेक्शन डायरी जो है वो 5 साल के लिए बेसिकली प्रिजर्व की जा सकती है, तो ये 3 से 9 साल के दरमियान आ रही है, इसलिए इसका ताल्लुक कैटेगरी ऑप्शन सी से है, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए इज़ फॉर परमानेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैटेगरी ए इज़ फॉर परमानेंट, कैटेगरी बी इज़ फॉर 10 to 20 ईयर्स, कैटेगरी सी इज़ फॉर 3 to 9 ईयर्स, एंड कैटेगरी डी इज़ फॉर लेस देन 3 ईयर्स इंक्लूडिंग 3 ईयर्स। 3 ईयर्स भी होंगे तो वो कैटेगरी डी के अंदर ही आएंगे, और 3 साल से नीचे होंगे तो भी कैटेगरी डी के अंदर आएंगे। 3 साल से ऊपर और 9 साल तक जो है वो कैटेगरी सी के अंदर, 10 साल से ऊपर और 20 साल तक जो है वो कैटेगरी बी के अंदर, और परमानेंट जो है वो कैटेगरी ए के अंदर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है और बार बार देखनी पड़ेगी वो है लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज़ एंड स्केजुअल। बेसिकली हमारे पास रूल्स ऑफ बिज़नेस नाम का एक डॉक्यूमेंट है जो कि 1973 में तमाम बिजनेसमैन और पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिशियंस और तमाम लोगों ने मिलकर बनाए थे, जिनको फॉलो करती है हमारी तमाम पार्लियामेंट्स और प्राइम मिनिस्टर हाउस और सिंध सेक्रेटरीट एंड तमाम प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, जहाँ पर भी बिज़नेस की या फिर ऑफिस के मामला देके जाते हैं, उनमें वो रूल्स ऑफ बिज़नेस फॉलो किए जाते हैं। उन रूल्स ऑफ बिज़नेस के जो 1973 में पेश किया गया, उसके बेसिकली 7 जो हैं वो स्केजुअल हैं, जिसमें 5 स्केजुअल के 2 पार्ट हैं, 5A एंड 5B। तो याद रखना है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस के टोटल स्केजुअल्स हैं 7, जिसमें से 5 के 2 पार्ट्स हैं, 5A और 5B। अगर हम जाएं द अटैच डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड टू द वेरियस डिवीजन आर शोन इन स्केजुअल। अच्छा, अगर हम स्केजुअल में देखें तो स्केजुअल में इसके जो डिपार्टमेंट्स अटैच्ड की जो बात की जा रही है वो स्केजुअल नंबर 3 में की जा रही है। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, अटैच डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पर स्केजुअल नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। इन 7 स्केजुअल की मैंने जो है वो समरी यहाँ पर लिख दी है कि उसमें किस चीज़ की बात की जा रही है। या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसका जो है वो इसको अपने पास लिख लें। स्केजुअल नंबर 2 में आते हैं तो लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज डिवीजन आर शॉन इन स्केजुअल ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसका सही करेक्ट आंसर देख कर लगाइएगा कि कौन से स्केजुअल में जो है वो लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिवीजन की बात की गई है। सिमिलरली लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑथराइज्ड, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने उन 7 स्केजुअल्स के अंदर लिखी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज ऑर्डर आर शोन इन स्केजुअल डैश। सिमिलरली लिस्ट ऑफ केसेस रिक्वायरिंग ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट and list of cases to be submitted to the president, and rules of business have dash schedules। अच्छा, rules of business have dash schedules, तो obviously rules of business के मैंने आपको जैसे बताया कि 7 स्केजुअल हैं, जिसमें 5 का 2 पार्ट हैं, 5A एंड 5B। तो इसका सही आंसर जो है वो है नंबर 7, यानी कि रूल्स ऑफ बिजनेस के टोटल 7 स्केजुअल्स हैं। अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत सेक्रेटरी जो है वो डिवीज़न का क्या बनेगा जनाब, ऑफिशियल हेड बनेगा। सेक्रेटरी जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के हिसाब से डिवीज़न का ऑफिशियल हेड बनेगा। तो सही आंसर इसका ऑफिशियल हेड है। इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन DO स्टैंड्स फॉर डेमी ऑफिशियल, नॉट डमी ऑफिशियल, इट इज़ डेमी ऑफिशियल। तो करेक्ट आंसर इज़ डेमी ऑफिशियल। DFA stands for draft for approval, not deficient, not don't forget it, it is the correct answer, draft for approval। CORR डॉट करके जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि स्टैंड करती है किसके लिए,
कोरिलेशन के लिए, करेक्शन के लिए, कॉरिस्पॉन्डेंस के लिए। तो बेसिकली करेक्शन के लिए जो है वो CORR डॉट यूज़ किया जाता है, कॉरिस्पॉन्डेंस के लिए नहीं, कोरिलेशन के लिए नहीं, बल्कि ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये यूज़ की जाती है करेक्शन के लिए। तो इसका सही आंसर है करेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑल न्यू फाइल्स शुड बी गिवन अ नंबर बाय। तो तमाम जो फाइल्स हैं उनको नंबर कौन देगा जनाब? तो इसके लिए ना UDC ना LDC, बल्कि इसका काम करते हैं असिस्टेंट। जो असिस्टेंट होते हैं ये उनका काम होता है। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे MCQs में UDC LDC लगा हुआ है, क्योंकि हमारा MCQs भी टेस्ट भी जो है वो UDC LDC का है, तो हम इसमें से कोई एक आंसर लगाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली बेसिकली इसका आंसर क्या है जनाब? जो हमारे पास फाइल होती है जो उनको नंबर देता है वो कौन होता है? वो होता है असिस्टेंट। तो इसका सही आंसर असिस्टेंट है। देयर शैल बी डैश प्रियोरिटी लेवल्स। अच्छा, फ़ाइल के ऊपर प्रियोरिटी लेवल्स लगाए जाते हैं। ये टोटल कितने होते हैं जनाब? ये टोटल 3 होते हैं। तो आपने याद रखना है फाइल्स पर प्रियोरिटी लेवल 3 किस्म के लगते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो पहला लेवल है जो कि यूज़ फॉर फाइल और पेपर विच इट इज़ नेसेसरी टू सेंड एन ऑफिसर रेजिडेंस, जो कि ऑफिसर के घर पर भेजना ज़रूरी है। तो ऐसे लेवल को हम कहते हैं रेजिडेंस लेवल। ठीक है जनाब। अच्छा, ऐसा लेवल जो कि इंस्टेंट अटेंशन चाह रहा है और उसका फाइनल डिस्पोजेबल तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर देना है, तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी वाला है, तो इसको हम कहते हैं इमीडिएट लेवल। तो इसका सही आंसर है इमीडिएट लेवल। नेक्स्ट वन इज़ वो लेवल्स जिनको इशूड फॉर केसेस विच शुड बी डिस्पोज फॉर विद इन 3 डेज़, जिनको हमें 3 डेज़ के अंदर अंदर डिस्पोज करना है। तो लास्ट हमारे पास बचता है प्रियोरिटी लेवल, तो इसको हम कहते हैं प्रियोरिटी लेवल। एंड ऑल कम्युनिकेशन शैल बी रिसीव्ड इन अ सेपरेट सेक्शन नोन एज। जितनी भी कम्युनिकेशन है उनको पहले रिसीव होना चाहिए एक अलग सेक्शन में। उस सेक्शन को हम कहते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री, क्योंकि उनकी पहले रजिस्ट्री होती है, इसलिए सेंट्रल रजिस्टर में तमाम कम्युनिकेशंस को आना चाहिए ज़रूरी। फिर उसके बाद फिर वहाँ से कहीं और जाएंगी। रिसिप्ट एड्रेस टू एन ऑफिसर बाय नेम शुड बी ओपन बाय। अच्छा, कोई ऐसी रिसिप्ट मिले जो कि ऑफिसर के नेम पर हो, तो उसे कौन खोलेगा? ऑब्वियसली ऑफिसर उसको ख़ुद खोलेगा, इसलिए हिमसेल्फ इसका सही आंसर है। जिस ऑफिसर के नाम पर होगी उसी का खोलना ज़रूरी है, कोई और उसको नहीं खोल सकता, इसलिए हिमसेल्फ इसका सही आंसर है। असिस्टेंट शुड कंसल्ट हिज डायरी। असिस्टेंट जो है वो अपनी डायरी को कंसल्ट करेगा एवरी मॉर्निंग। और सेक्शन ऑफिसर को, अच्छा गलती से मैंने यहाँ पर असिस्टेंट को डैश डालना छोड़ दिया है, तो सही आंसर इसका जो है वो असिस्टेंट है। जो असिस्टेंट का जो काम है वो क्या है कि वो अपनी डायरी को हर मॉर्निंग जो है वो सेक्शन ऑफिसर के पास जमा कराएगा। ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो असिस्टेंट है, जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। इसी के साथ हमारी जो स्लाइड्स हैं वो ख़त्म हुई। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इससे रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी, जिसमें रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 और मैनुअल ऑफ बिज़नेस भी मौजूद है, MOB मौजूद है, बिज़नेस प्रोसीजर भी मौजूद है और सेक्रेटरीट प्रोसीजर भी मौजूद है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ नीचे वीडियो के साथ। समझ में आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।